Hello everyone, you all are welcome to MEM Institute of Commerce। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आए हैं जो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने रिवाइज्ड सिलेबस में एडिशंस किए हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ने क्या किया है, हर चैप्टर के अंदर एडिशन किया है। आप लोग उसकी वेबसाइट पे जाके रिवाइज्ड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं। ये इस साल के एग्ज़ाम के लिए यानी अपकमिंग एग्ज़ाम जो 2026 में होने वाला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स एप्लीकेबल हैं। वैसे तो मैंने जो रेगुलर कोर्स में डाल रहा हूं उसके अंदर ये सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज कवर कर रखे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग की आसानी के लिए मैंने क्या किया है कि एक नया पीडीएफ पूरा क्रिएट किया है। जो भी काउंसिल ने चैप्टर के अंदर एडिशंस किए मैंने उसको चैप्टर वाइज यहाँ पे क्या किया है, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में क्रिएट कर दिया है और उसी के ऊपर मैं डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ ताकि आप लोग को इधर उधर छानना ना पड़े। आपको सारी चीज़ें जो नया एडिशन हुआ है वो आपको एक जगह पे मिल जाए। ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए क्योंकि ये काउंसिल ने नए ऐड किए हैं और स्पेसिफिक पेपर जो उसने अपना निकाला है 2026 का उसके अंदर एक आध क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से देखने को मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला आ रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर, कहता है डिफाइन द टर्म इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है सर? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर देयर रेलेवेंट इन्वायरमेंट। क्या करती है? मॉनिटर करती है अपने इन्वायरमेंट को, ठीक है, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके किस चीज को, अपॉर्चुनिटीज को, एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस। आपको पता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है उसके अंदर हमें एज अ बिजनेस हर वक्त उसको मॉनिटर करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली हो जिसका हम आज से तैयारी करके फ़ायदा उठा सकते हो और हो सकता हो कोई ऐसा आने वाला थ्रेट हो जिससे आज ही हम तैयार हो जाएं ताकि हम उससे मीट आउट कर सकें और उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकें। आप लोग ये बात जानते हैं कि हम लोग कभी भी बिजनेस के जो थ्रेट्स हैं उससे बिल्कुल 100% उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके इफेक्ट को काफ़ी हद तक के मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करी जाती है। क्यों करी जाती है? ताकि आइडेंटिफाई कर सके हम अपॉर्चुनिटीज़ को और आइडेंटिफाई कर सके हमारे बिजनेस के थ्रेट्स को, ठीक है, जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगा फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन, ताकि हम क्या कर सके, स्ट्रैटेजी अपनी बना सकें और उस चीज के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो सकें। तो चलिए सर इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी जो चैप्टर है उसके अंदर काउंसिल ने ऐड किया है व्हाट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। QIP क्या होता है सर? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट इज अ मेथड। क्या है? एक मेथड है बाय विच अ कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है ना उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेजेस कैपिटल बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है, क्या करती है, इक्विटी शेयर्स को इशू करके अपने कैपिटल को इंक्रीज करती है। फुल्ली और पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, या फिर फुल्ली या फिर पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को इशू करती है ये, या फिर अदर सिक्योरिटीज को इशू करती है अदर देन वारंट्स को छोड़ के, ठीक है, एक्सक्लूसिवली टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। किसके लिए ये इशू किया जाता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए ये इशू किया जाता है। देयर बाय अवॉइडिंग एक्सटेंसिव रेगुलेटरी प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक इशू। देखिए कंपनी अगर पब्लिक इशू करने जाएगी, पब्लिक से पैसा मांगने जाएगी, अपने शेयर्स को इशू करती है, डिबेंचर्स को इशू करती है, ठीक है, तो होता क्या है उसके अंदर काफी ज्यादा प्रोसीजर से कंपनी को गुजरना पड़ता है। इस केस में अगर कंपनी अपने आप को इन
सारे बड़े बड़े प्रोसीजर से बचाना चाहती है तो वो फिर क्या करती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट लेके आती है। क्या लेके आती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जिसमें वो क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है, डिबेंचर्स को इशू करती है, चाहे वो फुल्ली कन्वर्टिबल हो चाहे वो पार्टली कन्वर्टिबल हो, और भी सिक्योरिटीज को इशू करती है। किसको इशू करती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर उसकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है ना वो काफी हद तक के मिनिमम हो जाती है। चलिए सर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड, ये आपका एक चैप्टर है, इसके अंदर कुछ एडिशंस किए हैं काउंसिल ने। पहला कहता है डिफाइन डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग क्या होती है सर, डिजिटल बैंकिंग रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ ऑल ट्रेडिशनल बैंकिंग। क्या करना है, जितने भी ट्रेडिशनल बैंकिंग के प्रोविजंस थे उसको कहाँ लेके जाना है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू करना है फिर उसको, और इलेक्ट्रॉनिक वे में करना है, सच एज मोबाइल फोन, इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन मोड्स। ठीक है, जितने जितने भी ऑनलाइन मोड्स होते हैं उनके थ्रू जब काम किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डिजिटल बैंकिंग कहलाएगा। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल पेपर वर्क। ठीक है, पेपर वर्क को इसने क्या किया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। और विजिटिंग बैंक ब्रांचेस, आज के टाइम पे हम लोग बैंक ब्रांच में विजिट नहीं करते हैं, सारे काम हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल के थ्रू ही कर लिया करते हैं। इट एनेबल्स कस्टमर टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शन 24/7। डिजिटल बैंकिंग आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड करता है, एनीवेयर यूजिंग डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्मार्टफोन हो, आपका टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सारी बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, 24/7 कर सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, डिजिटल बैंकिंग। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई क्या होता है सर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इज अ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम। क्या है ये, रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है, किसको, यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज के टाइम पे सारे ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू होते हैं, यूपीआई के थ्रू होते हैं। ठीक है, रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई करता है। विच एनेबल्स सीमलेस ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन टू बैंक अकाउंट। क्या करता है, सीमलेस ट्रांसफर करवा देता है, दो अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन करवा देता है वाया मोबाइल प्लेटफॉर्म। किसके थ्रू, मोबाइल प्लेटफॉर्म, यूजिंग वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या फिर यूपीआई आईडी। आपकी सबकी यूपीआई आईडी होती है। ठीक है, मोबाइल नंबर या फिर मोबाइल नंबर का यूज करके हो सकता है, या फिर क्यूआर कोड। ठीक है, ये तीन चीजों से आप आराम से यूपीआई कर सकते हैं। तो चलिए सर इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन द टर्म ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या होता है, एन ई वॉलेट और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। क्या है, ई वॉलेट और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इज अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम। क्या है, एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ये। ठीक है, दैट अलाउस अ यूजर टू स्टोर फंड्स और लिंक देयर बैंक अकाउंट। ठीक है, फंड्स को स्टोर करवाता है या फिर उनके बैंक अकाउंट को क्या कर देता है, लिंक करवा देता है। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा इन एन इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल एप्लीकेशन और सर्विस। ठीक है, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में। ठीक है, इट एनेबल्स द यूजर टू मेक पेमेंट्स, ट्रांसफर मनी, परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन और एट मर्चेंट आउटलेट्स विदाउट नीडिंग टू कैरी कैश और यूज द फिजिकल कार्ड्स ईच टाइम। ठीक है, ई वॉलेट बेसिकली क्या है, आपका जो वॉलेट होता है ना, फिजिकल वॉलेट जो होता है, आप जेब में जो रख के आप चलते हैं, ठीक है, उसी तरीके से एक डिजिटल वॉलेट है। ठीक है, उसके अंदर जैसे आप जेब में जो रख के चलते हैं वॉलेट, उसके अंदर आप पैसा रखते हैं ना, उसी तरीके से क्या होता है, ये ई वॉलेट के अंदर पैसा स्टोर रहता है। ठीक है, आप क्या करिएगा, अपने डेबिट कार्ड को लिंक कर दिए, क्रेडिट कार्ड को लिंक कर दिए इससे, या फिर आप जो है अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है, फिर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बार बार यूज नहीं करना पड़ता है। आप जो है थ्रू ई वॉलेट पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी आप ऑनलाइन सामान खरीद लो तो भी, और अगर आप कोई जो है दुकान पे गए हैं, वहाँ पे आपने कोई चीज़ खरीदी है या कोई सर्विस अवेल करिए, तो वहाँ पे भी आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपका है डायरेक्टिंग। इसके अंदर काउंसिल ने टाइप्स ऑफ लीडरशिप को इंक्लूड किया है।
सबसे पहला आ रहा है व्हाट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है सर? डेमोक्रेटिक लीडरशिप ऑल्सो कॉल्ड पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ठीक है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप को और क्या नाम दिया जाता है? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप इज अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द लीडर कंसल्ट्स विथ सबऑर्डिनेट। क्या करते हैं? कंसल्ट करते हैं किससे? सबऑर्डिनेट से। ठीक है, कौन? लीडर्स कंसल्ट कर रहे हैं किससे? सबऑर्डिनेट से कंसल्ट कर रहे हैं। इन्वॉल्व्स देम इन डिसीजन मेकिंग, और उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व भी किया जाता है। किसको? सबऑर्डिनेट्स को। एनकरेजेस डिस्कशन एंड सजेशंस, उनको एनकरेज किया जाता है कि वो डिस्कशन करवा वहां पे डिस्कशन करें। ठीक है, और सजेशंस अपने भी दें। येट रिटेन द फाइनल अथॉरिटी, लेकिन फाइनल अथॉरिटी किसकी रहती है? उसी लीडर की रहती है। ठीक है, सबऑर्डिनेट्स ओपिनियन आर वैल्यूड। ठीक है, उनके ओपिनियन को क्या दिया जाता है? वैल्यू दी जाती है। एंड देयर इज म्यूचुअल ट्रस्ट, और आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है। एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल एम। ठीक है, और आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर्ड होती है ताकि हम लोग क्या कर सकें? जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो भी उसका एम है, उसको अचीव कर सकें। फिर दूसरा टाइप आ रहा है डिफाइन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज अ स्टाइल, ये भी एक स्टाइल है, इन विच द लीडर अलोन मेक्स डिसीजन। इसके अंदर क्या होता है? जो लीडर होता है वो खुद सारे डिसीजन लेता है। होल्ड्स ऑल अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी अपने पास रखता है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने पास रखता है। गिव्स ऑर्डर टू सबऑर्डिनेट, क्या करता है? ऑर्डर्स देता है। ठीक है, विदाउट कंसल्टिंग देम, उनसे कंसल्टेशन नहीं करी जाती है। एक्सपेक्ट्स ओबीडियंस, ठीक है, ओबीडियंस एक्सपेक्ट करी जाती है सबऑर्डिनेट से। एंड एक्सरसाइज स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एक्शंस एंड बिहेवियर। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल उनके ऊपर किया जाता है, उनके सारे एक्शंस पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाता है, उनके बिहेवियर पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाता है। फिर अगला टाइप आ रहा है व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? Bureaucratic leadership is a style in which the leader manages strictly by the book। ठीक है, क्या करता है? मैनेज करता है लीडर स्ट्रिक्टली बाय द बुक, यानी जो बुक वो फॉलो कर रहा है, जिस बुक के अंदर कोई रूल, जो इस्टेब्लिश रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, उन्हीं को क्या करता है? वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। फॉलोइंग इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स, रूल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, जो भी उसके अंदर इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसको स्ट्रिक्टली क्या करता है? फॉलो करता है। एवरीथिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मल रेगुलेशंस। ठीक है, फॉर्मल रेगुलेशंस के हिसाब से ही सारी चीजें करी जाती हैं। इफ अ सिचुएशन इज नॉट कवर्ड बाय एग्जिस्टिंग रूल, ठीक है, अगर कोई सिचुएशन एग्जिस्टिंग रूल के अंदर नहीं लिखी गई है, जो उसके पास किताब है जिसके अंदर प्रोसीजर्स, रूल्स, पॉलिसीज डिफाइन करे गए हैं, उसके अंदर कोई मैटर ऐसा आ गया जो उसके अंदर कवर नहीं हो पा रहा है, द मैटर इज रिफर्ड अपवर्ड, तो फिर वो क्या करता है? अपने सुपीरियर को वो रेफर कर देता है। फिर अगला टाइप आ रहा है डिफाइन लेजस फायर लीडरशिप। लेजस फायर लीडरशिप क्या होती है? Laissez-faire लीडरशिप ऑल्सो कॉल्ड फ्री रीन लीडरशिप। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम क्या है? फ्री रीन लीडरशिप इज अ स्टाइल वेयर द लीडर गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम। क्या करता है लीडर? मैक्सिमम फ्रीडम दे देता है टू सबऑर्डिनेट्स। किसको? सबऑर्डिनेट्स को। किसमें? इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं सबऑर्डिनेट्स। द लीडर प्रोवाइड वेरी लिटिल गाइडेंस। ठीक है, बहुत ही कम गाइडेंस देता है लीडर, और डायरेक्शन एंड अलाउज सबऑर्डिनेट्स टू सेट देयर ओन गोल। क्या करता है कि सबऑर्डिनेट्स को जो है वो पूरी छूट दे देता है कि वो अपने गोल क्या करें? खुद से सेट करें। मेक देयर ओन प्लान्स, अपने खुद के प्लान्स बनाएं। कैरी आउट टास्क, ठीक है, सारे टास्क को कैरी आउट करें इन द वे दे थिंक बेस्ट। ठीक है, द लीडर एक्ट्स ओनली एज अ फैसिलिटेटर और गाइड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, लीडर क्या करता है? सिर्फ एज अ फैसिलिटेटर या फिर एज अ गाइड एक्ट करता है, उसके अलावा लीडर वहां पे ज़्यादा इंटरफेरेंस अपनी नहीं करता है। तो चलिए सर, इसके साथ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मार्केटिंग मिक्स आपका एक चैप्टर है, उसके अंदर उसने टाइप्स ऑफ प्राइसिंग इंक्लूड करा है टॉपिक, जिसके अंदर सबसे पहला उसने टाइप जो इंक्लूड किया है वो है डिफाइन द टर्म कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इज अ मेथड। क्या है? एक मेथड है किस चीज का? प्राइसिंग का। इन विच सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप
टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या किया जाता है, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है कैसे, फिक्स्ड परसेंटेज को ऐड करके प्रॉफिट मार्जिन की, किसमें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। किसमें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक परसेंटेज जो हमें प्रॉफिट कमाना है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ कॉस्ट इनकर करी है, उस पर आपको 25% क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो फिर आप 25% उसमें ऐड करिएगा तो क्या आएगा, 125 क्या आ जाएगी, उसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको 25% प्रॉफिट कमाना था तो आपने उसमें 125 रुपए का उसको बेचा तो आपको क्या मिला, 100 रुपये, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। उसमें जो बचा क्या, 25 रुपया, वो क्या था, आपका प्रॉफिट मार्जिन था, या फिर उसको मार्कअप कहा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्कअप प्राइसिंग। इसको क्या कहा जाता है, मार्कअप प्राइसिंग भी कहा जाता है। एंड इज वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इंश्योर्स दैट ऑल कॉस्ट आर कवर्ड अलॉन्ग विद अ रीजनेबल प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या इंश्योरिटी देता है कि सारी कॉस्टें भी कवर हो गई हैं और साथ में हमने प्रॉफिट भी जो रीजनेबल कमाना था वो कमा लिया है। ठीक है, जब आप लोग हायर एजुकेशन के अंदर एंटर होंगे तो आपसे कॉस्ट शीट बनवाई जाएगी। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ आपको सिखाई जाएगी। कॉस्ट शीट के अंदर होता क्या है कि आपसे सेलिंग प्राइस वो डिटरमाइन करवाते हैं किस तरीके से। सबसे पहले वो क्या करवाते हैं, सारी जितनी कॉस्टें इनकर हुई हैं उन सबको क्या करवाते जाते हैं, ऐड करवाते चले जाते हैं। ठीक है, जब सारी कॉस्टें ऐड हो जाती हैं उसके बाद फिर वो कहते हैं कि सेलर जो चाह रहा है वो इतना परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन चाह रहा है। ठीक है, तो जब टोटल कॉस्ट आ जाती है तो फिर उसमें क्या किया जाता है, उतना परसेंटेज हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, उस कॉस्ट के अंदर जब हम लोग उस चीज को ऐड करते हैं उसके बाद जो टोटल आउटपुट है उससे डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल जाता है। ये आप लोग जब बड़े क्लासेस में जाएंगे तब ये चीज आप लोग को पढ़ने को मिलेगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। What is competitive pricing? Competitive pricing क्या होती है? Competitive pricing is a method of pricing. ये भी एक मेथड है किस चीज का, प्राइसिंग का, in which a firm fixes the price of its product by considering the prices charged by competitors. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फर्म क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस उस हिसाब से फिक्स करती है जिस हिसाब से उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, उस प्राइस को, उस प्रोडक्ट के प्राइस को चार्ज कर रहे हैं मार्केट के अंदर फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, वही जाहिर सी बात है, सिमिलर प्रोडक्ट ही होगा तभी तो हम अपने कॉम्पिटिटर को देख पाएंगे कि हाँ वो भी वही बेच रहा है जो हम बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटर प्राइस चार्ज कर रहे हैं मार्केट के अंदर उस हिसाब से हम अपने प्राइस को डिसाइड करेंगे, रादर देन बेसिंग इट ओनली ऑन कॉस्ट और डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम किस पे बेस नहीं करेंगे, कॉस्ट पे बेस नहीं करेंगे, ना ही हम डिजायर्ड प्रॉफिट पे बेस करेंगे कि हमें भैया इतना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, नहीं, इस चीज़ पे ये बेस्ड नहीं होता है। हमारी इतनी लागत लग गई है, नहीं, इस पे बेस्ड नहीं होता है। ये किस पे बेस्ड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होता है कि हमारा कॉम्पिटिटर मार्केट में कितना प्राइस चार्ज कर रहा है। इट इज यूज्ड इन द मार्केट वेयर देयर इज अ हाई कॉम्पिटिशन। कहाँ यूज्ड होता है, जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है, एंड प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट। ठीक है, और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आपस में क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं। चलिए सर इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डिफाइन द टर्म प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है सर, प्राइस स्कीमिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ये भी एक स्ट्रैटेजी है या फिर एक मेथड है इन विच अ फर्म इनिशियली चार्जेस अ हाई प्राइस फॉर अ न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट। जब कोई भी कंपनी इनोवेशन कोई करती है या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके क्या करती है, हाई प्राइसेस चार्ज करती है। ठीक है, एंड ग्रेजुअली लोअर्स द प्राइस ओवर अ टाइम। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करती है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसके प्राइसेस को घटाती चली जाती है। एज कॉम्पिटिशन इंक्रीज्ड और डिमांड फ्रॉम अर्ली बायर इज सेटिस्फाइड। क्यों ऐसा किया जाता है कि प्राइसेस को कम किया जा रहा होता है, क्योंकि कंपटीशन क्या हो गया होता है, इंक्रीज हो गया होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स भी उसी तरीके का ब्रांड लेके आ गए होते हैं, या फिर डिमांड जो होती है वो क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो चुकी होती है। ठीक है, इट हेल्प्स द फर्म टू रिकवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्विकली। ठीक है, ये क्या करती है, R&D कॉस्ट को बहुत तेजी से कवर करवा देती है। ठीक है, एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। और जो हमने हाई प्राइसेस चार्ज किए हैं तो भाई जाहिर सी बात है मैक्सिमम प्रॉफिट हमने कमाया होगा फ्रॉम कस्टमर्स विलिंग टू पे अ प्रीमियम। ठीक है, जो प्रीमियम प्राइस पे उस चीज को परचेज करना चाह रहे हैं।
एप्पल आईफोन इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्राइस स्कीमिंग। एप्पल आईफोन क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइस स्कीमिंग का। जब भी वो लॉन्च करता है ना तो क्या होता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, लेकिन फिर जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो फिर उसके प्राइसेस क्या होने लगते हैं, उसी प्रोडक्ट के कम होने लगते हैं और वो नया प्रोडक्ट मार्केट में नए लेके आ जाता है जब तक के, ठीक है, और उसको वो लॉन्च करता है और लोग खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं उस हाई प्राइस पे, 1.5 लाख का 2 लाख का क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि भाई वो क्या दिखाता है, सोसाइटी के अंदर स्टेटस सिंबल है, मेरी इतनी हैसियत है कि मैं आईफोन खरीद सकता हूँ, ये लोगों को दिखाता है। भले ही उसने इंस्टॉलमेंट पे क्यों ना लिया हो, EMI पे लिया होगा, चाहे जैसे भी लिया हो उसने, लेकिन दिखाना है लोगों को कि सोसाइटी के अंदर देखो मेरी इतनी हैसियत है कि मैं एक आईफोन खरीद सकता हूँ, ठीक है, तो इसलिए वो चीज़ खरीदी जाती है इतने महंगे दामों पे। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज पेनेट्रेशन प्राइसिंग मीन्स। पेनेट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? पेनेट्रेशन प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये भी एक मेथड होता है इन विच अ फर्म इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट एट अ वेरी लो प्राइस। क्या करती है फर्म, इसको बिल्कुल लो प्राइस पे लॉन्च करती है टू क्विकली अट्रैक्ट कस्टमर, ठीक, क्यों? ताकि कस्टमर्स को क्या कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, कैप्चर अ लार्ज मार्केट, ठीक है, उसके बाद मार्केट का जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा क्या कर लेती है, कैप्चर कर जाती है, एंड डिस्करेज कंपटीशन, और कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से बाहर भगा देती है, ठीक है। वंस अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस इज क्रिएटेड, एक बार कस्टमर बेस आपका बन गया, द फर्म में ग्रेजुअली इंक्रीज द प्राइस, फिर क्या करती है वो इंक्रीज कर देती है प्राइस को। अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पेनेट्रेशन प्राइसिंग इज रिलायंस जियो, ठीक है। रिलायंस जियो ने क्या किया था, जब ये आया था मार्केट के अंदर तो इसने तो रिलायंस जियो ने फ्री सिम बांटे थे सबको, ठीक है। उस टाइम पे जितने भी उसके कॉम्पिटिटर्स थे वो क्या देखते रह गए, वो समझ ही नहीं पाए हुआ क्या है। 4G इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, अनलिमिटेड जो है वो दे रहा था इंटरनेट, उसके बाद अनलिमिटेड कॉल्स दे रहा था, अनलिमिटेड मैसेजेस दे रहा था, ठीक है। ये 1 साल तक के उसने रिलायंस जियो ने प्रोवाइड किया था। ये पेनेट्रेशन प्राइसिंग का एक स्ट्रैटेजी थी जो उसने अपनाई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स थे वो सब आउट हो गए क्योंकि वो उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाए अपने अंदर, ठीक है, तो वो सारे बाहर हो गए, ठीक। उसने वोडाफोन और आइडिया ने क्या किया, आपस में मर्जर कर लिया और एक नई कंपनी लॉन्च करी वी के नाम से, ठीक है सर। सिर्फ मार्केट के अंदर एक एयरटेल था जिसने इस रिलायंस जियो को टक्कर देने की पूरी कोशिश करी और आज भी दे रहा है, मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है इनसे, ठीक है सर। तो चलिए अब इसी के साथ अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका एक चैप्टर है, उसके अंदर एक नया टर्म काउंसिल ने ऐड किया है, कह रहा है डिफाइन मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ठीक है। एंड एडवर्टीजमेंट इज मिसलीडिंग, ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग होगा इफ इट, अगर उसमें ये सारी कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन पाई जाती है तो वो क्या हो जाएगा, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। पहला कहता है फॉल्सली डिस्क्राइब द प्रोडक्ट और सर्विस, वो प्रोडक्ट और सर्विस वो चीज़ नहीं रखता है, वो क्वालिटी वो खूबी नहीं रखता है, लेकिन उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि नहीं ये सर रखता है, ठीक है, तो ये चीज़ मिसलीडिंग है। गिव अ फॉल्स गारंटी और इज लाइकली टू मिसलीड कंज्यूमर, ठीक है, या तो फॉल्स गारंटी दे रहा होगा या मिसलीड कर रहा होगा कंज्यूमर्स को एज टू द नेचर, सब्सटेंस, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। किस चीज़ को लेके, नेचर को, सब्सटेंस को, क्वांटिटी और क्वालिटी को लेके अगर वो फॉल्स गारंटी दे रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है, मिसलीड कर रहा है कंज्यूमर्स को। फिर कहता है कन्वेस अ रिप्रेजेंटेशन विच इफ मेड बाय द मैन्युफैक्चरर, सेलर और सर्विस प्रोवाइडर वुड बी एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन कर देना कि अगर वो मैन्युफैक्चरर, सेलर या फिर सर्विस प्रोवाइडर करे तो वो क्या होगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में चला जाएगा, ठीक है। और डेलिबरेटली कंसील्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या फिर जानबूझ करके क्या करा जाए, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा उसको क्या किया जाए, कंसील कर लिया जाए। कंसील का मतलब छिपा लिया जाए, दिखाया ही ना जाए, बताया ही ना जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। काउंसिल ने जो रिवाइज किया है सिलेबस 2026 के एग्जामिनेशन के लिए, उसके अंदर
उसने ये चीज़ लिखी है, द रिवाइज्ड पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 21 टू बी टेकन विद रेफरेंस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशंस नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मैं इस बात को नहीं जानता कि आपकी किताब में 2019 के रूल लिखे हुए हैं कि आपकी बुक में अपडेट हो चुका है ये चीज़ और 2021 के रूल लिखे गए हैं। ठीक है, जो काउंसिल ने रूल 21 बताया है, मैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग इस यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स को फ्रेम आउट करके आया हूँ। ठीक है सर, तो चलिए क्वेश्चन क्या है। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ अ 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी। ठीक है, थ्री टायर उसने प्रोवाइड किया है। ठीक है, एक है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा है स्टेट लेवल पे, तीसरा है नेशनल लेवल पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या कहता है, सबसे पहला कह रहा है डिस्ट्रिक्ट फोरम लिमिट्स जो होंगी वो एज पर रूल 21 होनी चाहिए आपकी। ठीक है, वो एज पर रूल 2019 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज पर रूल 21 होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। इसके अंदर जो लिमिट्स लिखी गई हैं वो एज पर रूल 21 लिखी गई हैं। ठीक है, सबसे पहला कह रहा है डिस्ट्रिक्ट फोरम, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये लायबिलिटी है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्रिएट करे, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम क्रिएट करे। ठीक है, अ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन रिसीव कंप्लेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कंप्लेंट्स आ सकती हैं वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्लेम्ड। ठीक है, जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज की क्लेमिंग है वो किससे ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन 50 lakhs। 50 लाख तक की अगर है क्लेम तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय अ कंज्यूमर। कौन फाइल करेगा, कंज्यूमर फाइल करेगा। टू होम गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। ठीक है, या तो गुड्स बेचे गए होंगे या फिर सर्विस उसको दी गई होगी। ठीक है, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन बी फाइल्ड टू द स्टेट कमीशन विद इन 30 days। ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट में कोई फैसला आ जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम से तो फिर आप क्या करिएगा, स्टेट कमीशन में विद इन 30 days अपील उसकी फाइल कर दिएगा। फिर आता है स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन इज सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट कमीशन भी कौन सेटअप करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। जिस भी स्टेट के अंदर है उसी की स्टेट की बाउंड्री तक ही उसकी ज्यूरिसडिक्शन रहेगी। ठीक है, ओनली दोज कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड where the value of goods or services and compensation claimed is more than 50 लाख। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो हैं उसकी जो क्लेम है वो कितना होगा, 50 लाख से ज़्यादा होगा, बट नॉट मोर देन 2 करोड़। लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 2 करोड़ तक, 50 लाख से 2 करोड़ तक के वैल्यू के जो कम क्लेम होंगे उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेट कमीशन के अंदर कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन कैन बी फाइल्ड टू द नेशनल कमीशन विद इन 30 days। ठीक है, अगर स्टेट कमीशन का फैसला आपके अगेंस्ट में आ जाता है तो फिर आप विद इन 30 days क्या कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं नेशनल कमीशन के अंदर। फिर आता है नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेशनल कमीशन को कौन सेटअप करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ऑल द कंप्लेंट्स पर्टेनिंग टू दोज गुड्स और सर्विसेज एंड कंपनसेशन हुज वैल्यू इज मोर देन 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्लेम की, वो सारे केस डायरेक्टली कहाँ हम फाइल कर सकते हैं, नेशनल कमीशन के अंदर फाइल कर सकते हैं। द नेशनल कमीशन शैल हैव द सेम पावर एज दैट ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, नेशनल कमीशन की सेम पावर है एज दैट ऑफ द सिविल कोर्ट। ठीक है, एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन बी फाइल्ड विद इन टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 30 days। ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट में फैसला आ जाता है नेशनल कमीशन के अंदर तो फिर आप विद इन 30 days उसकी अपील कहाँ फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं। आई होप कि जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए हैं
वो आपको समझ में आए होंगे, आसान लगे होंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई क्वेरी है आपकी, कोई दिमाग में क्वेरी रेज हुई है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप काउंसिल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे रिवाइज्ड सिलेबस के अंदर आप जाइएगा तो रिवाइज सिलेबस आपको कॉमर्स का मिल जाएगा, IST फॉर द ईयर 2026, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आप तक के पहुंचा रहा हूं, और इसको आप अपने दोस्तों तक के भी पहुंचाइएगा ताकि वो इस चीज़ को ना छोड़ के जाएं एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें वहाँ पे पूछ ली जाएं, क्योंकि ये लेटेस्ट अब इंक्लूड करी गई हैं, रिवाइज़ किया गया है सिलेबस को आपके, तो फिर ज़रूरी है कि ये आ सकता है, ठीक है सर। और जो मैंने अभी आपका स्पेसिमेन पेपर जो देखा है उसके अंदर मैंने प्राइस स्कीमिंग वाला क्वेश्चन भी देखा है, यानी ये पक्का पक्का इसमें से कोई ना कोई टॉपिक आएगा, ज़रूर से ज़रूर आएगा। हो सकता हो आपकी किताब अभी अपडेट ना हुई हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आप तक के ये जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना ये पहुँच नहीं पाएगी, ठीक है सर। और इस पूरी अपडेट को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, हो सकता हो को अभी बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में अनअवेयर हों, उनको पता ही ना हो कि लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, ठीक है सर। मैंने एक पोल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने ये सवाल पूछा है आप लोगों से कि आप लोग जो रिवीजन चाहते हैं कॉमर्स का, ठीक है, वो आप लोग कब चाहते हैं, एग्जामिनेशन की डेट से पहले जो गैप मिलता है उसके अंदर, या फिर इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो उसका भी ज़रूर से ज़रूर आप लोग जवाब दिएगा। जिस तरह से आप लोग बताएंगे उस तरीके से हम वहाँ पे उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है सर। तो ज़रूर से उसके अंदर भी वोटिंग आप लोग करिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।